बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बुक 2 के 3 चैप्टर्स हम स्टडी कर चुके हैं और उसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज की जाए और नावल की तरफ आया जाए। नावल में से भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ अहम है, कौन सी चीज़ पूछी जाएगी, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक 2 की तरह इसमें भी सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, सिनोनिम्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। कोई ट्रांसलेशन नहीं, कोई कंप्रीहेंशन एमसीक्यूज नहीं और कोई पंक्चुएशन भी नहीं आनी फर्स्ट ईयर की तरह। और गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल हमारे सिलेबस में शामिल है जो आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे इस वक्त। अगर आपको याद हो तो इन माई वेरी फर्स्ट लेक्चर आई क्लैरिफाइड द पॉइंट दैट वी आर बीइंग टॉट लिटरेचर नॉट लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर पढ़ाई भी जा रही है तो बहुत कम पढ़ाई जा रही है। तो उस लिहाज से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इस लाइन से ऊपर जो 3 जॉनराज मौजूद हैं लिटरेचर के, 3 ब्रांचेस कह लें आसान अल्फाज में, तो ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। आपने बुक 1 में क्या पढ़ा था? 15 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी थी। आपने बुक 3 में क्या पढ़ा था? 20 पोइम्स पढ़ी थी, 3 प्लेज पढ़े थे, ख़त्म हो गए। उसके बाद प्रोज अभी हम 3 चैप्टर्स के पढ़ चुके हैं। जो बुक 2 में हमारे 15 चैप्टर्स शामिल है, 16 चैप्टर्स, उनमें से उनमें भी मज़ीद 2 पार्ट्स बनाए गए हैं। तो 3 चैप्टर्स हम पहले जो डाइंग सन हमने पढ़ा, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड एंड वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, वो तीनों प्रोज में से हमने पढ़े। नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स ये हमारे सिलेबस में शामिल है और इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये नावल क्या चीज़ होती है, ये नावल किस तरह का है। इस तरह की जो तारुफी सी बातें हैं, इंट्रोडक्टरी बातें हैं, वो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा नावल के बारे में ही बात कर लेते हैं कि नावल क्या चीज़ है। नावल, मैंने ये डेफिनेशन इसकी लिखी है, लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज फॉर्म। ठीक है जी, लॉन्ग तवील नैरेटिव, दास्तान कहानी, जिसमें जो दास्तान बताई जाती है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस तरह की जो राइटिंग है उसको नरेशन बोलते हैं। तो ये नैरेटिव होता है, कहानी होती है, दास्तान होती है। इन प्रोज फॉर्म नसर की शक्ल में ये होती है। ठीक है, क्योंकि एक पोइट्री की शक्ल में भी होती है, उसको हम एपिक बोलते हैं लिटरेचर में, उसका नाम एपिक है। तो उर्दू में हम क्या कहेंगे? नावल एक नसर की शक्ल में लिखी हुई तवील दास्तान को बोलते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में जो ज़्यादा नावल फेमस हैं वो विक्टोरियन एज के हैं। मतलब विक्टोरियन एज कौन सी? विक्टोरियन एज जो है वो 1837 से लेकर 1901 तक गिनी जाती है। उसमें मलका विक्टोरिया ने हुकूमत की थी। इस दौर में जो नावल लिखे गए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इससे पहले कोई ज़्यादा मतलब इसकी ग्रोथ थी भी नहीं, इसको ज़्यादा अरसा हुआ भी नहीं था, इसलिए ज़्यादा लिखे भी नहीं गए। कुछ कहानियाँ मिलती हैं जो कि नावल की कैटेगरी में डाली जा सकती हैं, लेकिन सही तरह इसकी जो नशोनुमा है वो 19वीं सदी में ही हुई। उसके बाद हम अपने नावल की तरफ चलते हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स का लिखने वाला जो शख्स है वो है जेम्स हिल्टन। आप देख रहे हैं जेम्स हिल्टन, और ये तस्वीर आपके सामने इसकी मौजूद है। ये शख्स 1900 में पैदा हुआ और 1954 में इसकी डेथ हो गई। 54 साल की उम्र में ये वफ़ात पा गया। और ये बरतानिया का रहने वाला था, बरतानवी था, ये इंग्लिश था। उसके बाद जो अहम बात आप देख रहे हैं कि इसने जो उम्र पाई, इसमें दोनों वर्ल्ड वॉर्स इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। इसने ख़ुद देखी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। और ये इसके जो फादर थे वो एक हेडमास्टर थे एक स्कूल के। तो कहा जाता है कि जो मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल है, कहा जाता है कि इसका जो मोटिवेशन है इसके बारे में वो इसको अपने फादर से मिली। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है वैसे। तो सिर्फ ये देखेंगे कि जो नावल है ये किस तरह का नावल ये लिखा है इसने और क्यों हमारे सिलेबस में शामिल किया गया, थोड़े से इस पर बात कर लेते हैं। ये एक बायोग्राफिकल नावल है।
ठीक है, बायोग्राफी क्या होती है, थोड़ा सा साइंस के स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर बायो से तो वाकिफ़ होंगे कि जो बायो है वो लाइफ को बोलते हैं। ग्राफ मीन्स राइटिंग, तो बायोग्राफिकल मीन्स राइटिंग अबाउट लाइफ, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखना। उर्दू में इसको सवाने हयात बोलते हैं। ठीक है, सवाने बज़ात ख़ुद जो लफ्ज़ है वो साने से निकला है, उसका जमा है, यानी कि जो वाक़यात और सानेहात हुए, सवाने हुए, उसको कलमबंद किया जाता है तो वो बायोग्राफ़ी बनती है। एक ऑटोबायोग्राफ़ी होती है, आप बीती। एक शख्स खुद अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफ़ी कही जाती है, उसको हम आप बीती बोलते हैं। लेकिन ये बायोग्राफिकल नावल है, बायोग्राफी में कोई और किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखता है। तो किसकी ज़िंदगी के बारे में है? ये मिस्टर चिपिंग की ज़िंदगी के बारे में है। तो मिस्टर चिपिंग ही वो शख्स है, इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर चिप्स करके लिखा गया है। ये एक स्कूल टीचर था, उसकी ज़िंदगी के बारे में ये स्टोरी है। और क्यों हमारे सिलेबस में शामिल की गई और इतने अरसे से चली आ रही है, तो इस बारे में थोड़ी सी बात। ये पहली बात तो ये कि ये इसका जो बैकग्राउंड है वो एकेडमिक है, जो इसका बैकड्रॉप है तालीमी पस मंज़र में ये लिखी गई। सारी कहानी स्कूल में चलती है, तो इस लिहाज से तालीमी नुक्ते नज़र से ये शामिल की गई हमारे सिलेबस में। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात इससे जो हम सीखते हैं, वैसे तो जितने पढ़ने वाले होंगे शायद वो अपने नुक्ते नज़र के मुताबिक उसमें से मुख्तलिफ सीखने की बातें निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे अहम बात इस नावल में हमें मिलती है सीखने को, और जिसलिए ये नावल शायद हमारे सिलेबस में शामिल किया गया, वो ये है कि हर शख्स देखें परफेक्ट नहीं होता, हर शख्स लाइक नहीं होता, हर शख्स ब्राइट और इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन हर शख्स एक काम ज़रूर कर सकता है। वो क्या है? अपनी बेहतरीन कोशिश। जिस फील्ड में आप हैं, कम अज़ कम आप ये कर सकते हैं कि अपनी बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं। अपने फ़राइज़ की अंजामदही में आप अपनी पूरी कोशिश करें, उसके बाद ना आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा, ना कोई शख्स आप पर उंगली उठा सकेगा। ठीक है, ये चीज़ इसमें से हम सीखते हैं मिस्टर चिप्स में से। अगरचे इसमें मिस्टर चिप्स थोड़ा सा इसका झगड़े वगैरह हुए, तनाज़ात रहे, लेकिन उसकी वजह शायद ये नहीं थी कि इसने अपना काम करना छोड़ दिया हुआ था। सिर्फ वो काम करने की तर्ज पर झगड़ा था कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक है, किसी और तरीके से कोई काम लेना चाहता था, लेकिन ये किसी और तरीके से करता चला आ रहा था। लेकिन ये शख्स, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ईमानदार था और अपनी पूरी कोशिश करता था अपने फील्ड में, अपनी क्लासेस में, इसलिए काफ़ी पॉपुलर था। टीचर्स और स्टूडेंट्स से काफ़ी लाइक करते थे, पसंद करते थे। तो नेक्स्ट बात मैंने ये कहा था कि इस नावल का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। देखें, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में एक अमूमी सी मालूमात हमें पता हो। देखें, कोई मूवी अगर आप देखने जा रहे हैं फ़र्ज़ करें, उसके बारे में हल्का सा साइनॉप्सिस अगर आप पढ़ लें तो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं और वो मूवी समझ भी अच्छी तरह आती है और इन्जॉय भी ज़रा बेहतर तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें ओवरव्यू देखते हैं ज़रा। इसका जो हीरो है नावल का वो मिस्टर चिपिंग होता है। मिस्टर चिपिंग इसका पूरा नाम है और इसको शॉर्ट फॉर्म में मिस्टर चिप्स कहा जाता है। बच्चे और टीचर्स बाकी सारे यानी इन्हीं के नेम समझ लें। और ये 1848 में पैदा हुआ नावल के मुताबिक, और 1933 में इसकी डेथ हो गई। लेकिन ये बात जहन में रख लें कि ये एक इमेजिनरी नावल है, एक फ़र्ज़ी नावल है, फ़र्ज़ी कहानी है ये। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई मिस्टर चिप्स या मिस्टर चिपिंग नहीं था। जब था नहीं तो ज़ाहिर है 1848 में उसने पैदा क्या होना था, 1933 में क्या डेथ होनी थी। जब था ही नहीं तो डेथ कैसे होनी थी। तो इसलिए ये एक फ़र्ज़ी नावल करके ही आपने पढ़ना है। हकीकत में इसको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में कोई ऐसा किरदार नहीं है। इवन जिस स्कूल में वो पढ़ाता रहा है उस स्कूल का भी कोई वजूद नहीं था। तो क्यों हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको? झूठ है। देखें, लिटरेचर यही तो है। लिटरेचर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ज़िंदगी की तर्जुमानी अल्फाज की शक्ल में। एक राइटर जो कुछ अपने आसपास देखता है उसको कलम बंद करता है, उसको ज़ेब करतास करता है, उसको कागज़ की जीनत बनाता है। एक लिखारी जो लिखने वाला होता है उसमें और आम शख्स में फ़र्क ही ये होता है कि दोनों सेम हालात से गुज़रते हैं। वही मुशाहिदात जो हम कर रहे हैं वही राइटर भी करता है, लेकिन वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। राइटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव, हसास होता है। वो फील करता है चीज़ों को, ज़्यादा असर लेता है और उसका एक्सप्रेशन लाजमी करना चाहता है किसी न किसी शक्ल में।
जब तक इजहार नहीं कर लेता उसको चैन नहीं आता। कभी कोई इजहार शायरी की शक्ल में करता है, कोई कहानी लेकर करता है, ठीक है, कोई नावल लेकर करता होगा, कोई जो है किसी और फॉर्म में पेंटिंग की शक्ल में भी उनको आर्टिस्ट कर सकता है। लेकिन बात यह है कि वो सेंसिटिव पीपल होते हैं। और ये कहानियाँ वगैरह जो हैं, इनमें अगर कोई नावल पढ़ने का इतफाक़ हुआ हो तो उसकी शुरू में, इवन कुछ मूवीज़ की शुरू में भी ये स्टेटमेंट सामने लाई जाती है कुछ देर के लिए। आपने देखा होगा कि इस कहानी में मौजूद तमाम मकामात और किरदार कतई फ़र्ज़ी हैं, किसी भी किस्म की ममासलत महज इतफाक़िया होगी जिसका लिखने वाला और पब्लिशर वगैरह और प्रोड्यूसर वगैरह ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो झूठ हम क्यों पढ़ते हैं, फिर सवाल ये पैदा होता है। देखें, इसकी वजह ये है कि ये एक हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। नावल, शायरी, ड्रामा, इस सब में मुआशरे का अक्स मिलता है हमें। मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता है उसके सैम्पल्स हमें मिलते हैं देखने को। और एक टी.एस. एलियट नामी शख्स था जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, याद करें। फर्स्ट ईयर में पोइम नंबर 10 आपने पढ़ी थी। कौन सी पोइम पढ़ी थी? द हॉलो मैन, पॉइंट नंबर 10। लिखने वाला कौन था? टी.एस. एलियट, टॉमस स्टर्न्स एलियट। तो उसने एक टर्म इस्तेमाल की थी, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। लेकिन उससे भी पहले एक और नाम था, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओरिजिन इसका वहाँ से हमें जाकर मिलता है, पहली दफ़ा उसने ये इस्तेमाल की थी। तो बेसिकली उससे मुराद क्या? सस्पेंशन का मतलब ये रुक जाना, किसी चीज़ का मौलिक हो जाना, एक जगह ठहर जाना। डिसबिलीफ का मतलब बेयकीनी। ड्रामा जब हम देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमें मालूम है कि ये हकीकत से ताल्लुक़ इसका नहीं है, फिर भी हम उसको देखते हैं, बड़े शौक़ से देखते हैं, बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, ठीक है। तो इतनी दिलचस्पी हम क्यों ले रहे होते हैं? वो पहली वजह उसको मैं बयान कर चुका हूँ कि मुआशरे का अक्स उसमें हमें नज़र आता है। आसपास जो कुछ हो रहा है उसी तरह की बातें हमें नज़र आती हैं उसके अंदर। तो उसको एंजॉय करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो डिसबिलीफ है, जो बेयकीनी का एलिमेंट है, उसको सस्पेंड करके हम बैठें उसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। इस तरह के जो फिक्शन होते हैं, फिक्शन एलिमेंट्स होते हैं, इनको एंजॉय करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम बेयकीनी के एलिमेंट को एक तरफ रख कर उसको देखें और पढ़ें और सुनें, फिर उसको हम एंजॉय कर सकेंगे और उसमें से हम कुछ सीख भी सकेंगे। तो बात ये हो रही थी कि मिस्टर चिपिंग नहीं था, ब्रुकफील्ड स्कूल भी नहीं था, ये सारे वाक़यात जो उसकी ज़िंदगी में हुए वो नहीं थे, लेकिन राइटर जो भी है एक बड़ी खूबसूरती के साथ ऐसा ताना बाना बुनता है कहानी के अंदर कि उसमें हकीकत जो है लगने लग जाता है सब कुछ, जो कि बेसिकली वज़ा की हुई बातें होती हैं, ख़ुद से मनगढ़ंत बातें होती हैं, वो भी हमें हकीकत लगने लग जाती हैं। मसलन क्या, अब इस कहानी के अंदर कहीं बताया गया कि फ़लाँ जब जंग हो रही थी, फ्रांस और जर्मनी की जंग चल रही थी तो ये हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो ये हुआ। देखें, फ्रांस और जर्मनी की जंग वाकई हुई थी 1870 में, 1870 और 71 में, 1870-71 में। और वर्ल्ड वॉर 1 आप ज़रूर जानते होंगे 1914 to 1918। ये ऐसे वाक़यात हैं कि जो कि हिस्ट्री में सब्त हैं, नक्श हैं, और इसमें कोई किसी किस्म का इनकार कोई कर ही नहीं सकता। अब देखें, बड़े खूबसूरत तरीके से सच और झूठ को इस तरीके से मिलाया गया कि सच के साथ मिलकर झूठ भी सच लगना शुरू हो गया। ये एक टेक्निक है, ठीक है, बड़े खूबसूरती से हर राइटर ये इसका इस्तेमाल करता है। वो जो है ना, अनफेमिलियर को फेमिलियर बनाने की कोशिश करता है। तो मिस्टर चिपिंग के बारे में हम क्या जानते हैं? नावल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शख्स 1848 में पैदा हुआ और 1933 में इसकी वफ़ात हो गई। इसकी फैमिली के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है हमें। इसके माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसके बचपन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। 1848 में यह पैदा हुआ तो उसके बाद सीन डायरेक्ट 1870 पे आ जाता है, जब 22 साल का ये हो चुका था, तालीम हासिल कर चुका था और ब्रुकफील्ड में ये अप्लाई करने वेदर बाय जो हेडमास्टर था पहला, वो हम बाद में देखेंगे, उसको इंटरव्यू दे रहा था। तो इन 22 सालों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। इसके बचपन के बारे में एक आध कोई बात बताई गई है, वो चैप्टर 1 में जाके हम देखेंगे। उसके बाद फैमिली में इसकी जो बीवी है कैथरीन ब्रिजेस, वो तकरीबन 5 चैप्टर्स के लिए अपीयर होती है। चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 8 तक उसकी जो अपीयरेंस है वो हमें मिलती है। और उसके अलावा ना उससे पहले कहीं उसका जिक्र है, ना उसके बाद में कहीं थोड़ा बहुत जिक्र उसका आता है, लेकिन उसका सही रोल जो है ना वो इसमें ही था, क्योंकि उसकी जो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी 1898 में। और वैसे भी जो एज का डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था दोनों में एज का।
तो एक उसकी वाइफ थी, इसके अलावा कोई उसकी यानी कि बच्चा वगैरह नहीं था। दे हैड अ चाइल्ड इन 1898, और उसके फ़ौरन बाद ही उस बच्चे की भी डेथ हो गई थी और उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी 1898 में। उसके करियर के बारे में हम ये जानते हैं कि एक साल उसने मलबेरी स्कूल में पढ़ाया था, सिर्फ एक साल, 1869 और 1870 में। कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनका हम जिक्र बाद में चैप्टर में जाके देखेंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वहाँ पर सर्व ना कर पाया। ब्रुकफील्ड स्कूल में उसका ज़्यादा करियर गुजरा, और ब्रुकफील्ड स्कूल जो है ना, उसका भी किरदार काफ़ी ज़्यादा है इस नावल के अंदर, क्योंकि हर जगह ब्रुकफील्ड ही ब्रुकफील्ड है, सेटिंग है वो सारी है ही ब्रुकफील्ड, समझ लें। तो इसकी जो सर्विस है वहाँ पर 1870 से लेकर 1913 तक कॉन्टीन्यूस सर्विस है, लगातार। 1870 से लेकर 1913 ईस्वी तक इसकी जो सर्विस है लगातार है। 1913 में ये रिटायर हो गया, लेकिन 1916 में कुछ ऐसे वाक़यात फिर हुए। वो जो उस वक्त का हेडमास्टर था वो काफ़ी ज़्यादा अलील हो गया, बीमार हो गया, और उस अलालत की वजह से, उस बीमारी की वजह से उसने चिप्स से रिक्वेस्ट की कि एक दफ़ा वो फिर आ जाए। उसने ज्वाइन कर लिया और 1918 तक 2 साल फिर वो वहाँ पर रहा। 1918 में चूँकि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो चुकी थी, और वर्ल्ड वॉर 1 का भी किरदार काफ़ी ज़्यादा था इसके रीज्वाइन करने में, तो 1918 में इसने फिर रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद इसने एक्टिंग हेड के तौर पर 2 दफ़ा काम किया, सर्व्ड एज एक्टिंग हेड। एक्टिंग हेड का मतलब कायम मकाम सरबराह इदारा जो होता है, मतलब असल हेड मास्टर नहीं था, लेकिन कायम मकाम के तौर पर इसने काम 2 बार किया। फॉर अ फ्यू मंथ्स इन 1900, 1900 में जब हेडमास्टर उस वक़्त का मेल्ड्रम था, उसकी डेथ हुई थी निमोनिया से, तो उसके बाद चंद माह के लिए मिस्टर चिप्स कायम मकाम हेडमास्टर के तौर पे काम करता रहा था। और उसके बाद 1917-18, ये मैंने यहाँ पे जिक्र किया नंबर 2 में, कि एक हेडमास्टर जिसका नाम चैटरिस था, उसने रिक्वेस्ट की थी, जिसने रिक्वेस्ट की थी वो बीमार था, तो बीमारी के बाद उसकी डेथ हो गई, उसकी वफ़ात हो गई 1917 में। तो उसके बाद ये फिर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा बन जाता है, क्योंकि 17 ग़ालिबन अप्रैल में इसने ज्वाइन किया था, और उसके बाद नवंबर 1918 तक ये चला था। तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है ना ये एक्टिंग हेड फिर रहा। उसके बाद मज़ीद जो है ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में हम क्या जानते हैं। ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश्ड इन एलिज़ाबेथन एज, ये हमें बताया गया। एग्जैक्ट साल नहीं बताया गया कि किस साल में ये कायम हुआ, लेकिन एलिज़ाबेथन एज को अगर हम देखें तो ये 1558 से 1603 ईस्वी तक चलती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अरसे से ये स्कूल चल रहा था। इसका मतलब है कि ये जब चिप्स ने 1870 में ज्वाइन किया था, उस वक्त इसको कायम हुए 300 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। ग़ालिबन 300 साल के आसपास लगभग अरसा इसको हो चुका हुआ था। मलका एलिज़ाबेथ थी, इसके बारे में क्या बताया, 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक इसकी हुकूमत रही, और इस हुकूमत के दौरान ही कहीं ये बनाया गया होगा। ये एलिज़ाबेथ जो थी, अब देखें ये वाकई हिस्ट्री में एलिज़ाबेथ अव्वल थी। एलिज़ाबेथ दोम कौन सी है जो आजकल है वहाँ पर, बरतानिया की जो मलका है। तो एलिज़ाबेथन एज वाकई थी, एलिज़ाबेथ मलका भी थी, लेकिन ब्रुकफील्ड उस दौर में नहीं बना, क्योंकि ये था ही नहीं। ये सच और झूठ को बड़ी खूबसूरती से मिक्स किया गया ताकि झूठ भी सच लगने लग जाए। एलिज़ाबेथन एज के दौरान इसका क़याम अमल में आया। एनलार्ज्ड एंड रीबिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज द फर्स्ट। ये थोड़ा सा इसको पढ़ने का अंदाज़ भी देख लें। जब इस तरह के बादशाहों के नाम हमारे सामने आते हैं तो जॉर्ज 1 नहीं कहना, ये आए भी नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह का तरीका उसका प्रॉपर क्या है, जॉर्ज द फर्स्ट। इस तरह का 2 लिखा आ जाए, जॉर्ज द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरह करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो जॉर्ज 1 का जो रेन था, टेन्योर था, वो 1714 से लेकर 1714 से लेकर 1727 ईस्वी तक था, 1714 टू 1727। तो इस दौर में इसको एनलार्ज किया गया, इसमें तोसी की गई, इसको मज़ीद एरिया दिया गया, कुछ मज़ीद इसको रकबा दिया गया, एंड रीबिल्ट, और फिर इसको गिराकर नई बिल्डिंग तामीर की गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्कूल इतना मशहूर हो गया, तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि उस वक्त जो मौजूद बिल्डिंग थी उसके लिए वो स्ट्रेंथ अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो गया। अब जब चिप्स ने ज्वाइन किया 1870 में आकर, तो उस वक्त इसका क्या स्टेटस था? इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक।
अपनी हिस्ट्री जो है इसमें ये कभी बहुत ऊपर चला जाता, मशहूर हो जाता, और कभी ये बहुत ज़्यादा जवाल पसीर हो जाता है। ऐसा भी लगता समटाइम्स कि इसको बंद ही करना पड़ेगा, तादाद इतनी ज़्यादा कम हो जाती। लेकिन ये कि ओवरऑल ये सेकंड रैंक के तौर पे स्कूल अब जाना जाता था। इतना बुरा नहीं था कि जो स्नॉबिश किस्म के, घुमंडी किस्म के लोग होते हैं जो कि एक आम सी चीज़ का जिक्र भी करना पसंद नहीं करते, वो इसका जिक्र कर लिया करते थे अपनी महफिलों में, और ये कह लिया करते थे, बात मान लिया करते थे, ठीक है हाँ जी ब्रुकफील्ड स्कूल एक है। तो इस लिहाज से ये अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल नहीं था जिस तरह के ईटन और हैरो वगैरह उनके फर्स्ट रैंक स्कूल हैं, लेकिन ये सेकंड रैंक का दर्जा दोम का अच्छा स्कूल था बहरहाल। उसके बाद जो इसके हेड्स हैं ये मेजर करेक्टर्स हैं जिनके बारे में भी मैं बताता जा रहा हूँ आपको। इसके अलावा कुछ माइनर करेक्टर्स काफ़ी सारे इसके अंदर हैं, तो वो उनका अगर हम लिस्ट बनाए तो वो काफ़ी ज़्यादा तवील हो जाएगी और इतनी ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं होगी हमारे लिए। मिस्टर वेदरबाय पहला हेडमास्टर ब्रुकफील्ड स्कूल का गुजरा, जो कि 1840 से लेकर 1870 तक हेडमास्टर रहा वहाँ पर। ब्रुकफील्ड में जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया तो उस वक्त यही हेडमास्टर था वेदरबाय ने, इसी ने इसका इंटरव्यू लिया और इसको सिलेक्ट भी किया। इसकी सिलेक्शन जो है वेदरबाय की वजह से हुई। 1870 में जब चिप्स ने ज्वाइन किया तो उसके फ़ौरन बाद ही उसकी डेथ हो गई, लेकिन इस वजह से नहीं हुई कि उसने चिप्स को सिलेक्ट कर लिया था। चिप्स का इसके कोई किरदार नहीं था, वो अपनी तबाही मौत मरा था। मिस्टर मेल्ड्रम, जो कि 1870 में वेदरबाय की वफ़ात के फ़ौरन बाद जिसने हेड के तौर पे ज्वाइन किया, उसने भी 30 साल सर्व किया और 1900 में उसकी निमोनिया की वजह से डेथ हो गई। वेदरबाय भी बीमारी की वजह से उसकी वफ़ात हुई थी, इंतकाल हुआ था, और मेल्ड्रम का भी इसी वजह से इंतकाल हुआ। रॉस्टन, मिस्टर रॉस्टन जो है ये 1900 से लेकर 1911 तक 11 साल हेडमास्टर रहा। ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस किस्म का, जज्बाती किस्म का शख्स था, नौजवान था, और स्कूल को एक मुकम्मल नया स्कूल तब्दीली लाना चाहता था। मतलब ये समझ लें आसान अल्फाज में, एक सुनामी लाना चाहता था। तब्दीली वो ला ना सका, जब ना ला सका तो ख़ुद ही वो छोड़ के चला गया, और यही अक्लमंदाना काम होता है कि जब तब्दीली इंसान लाने के काबिल ना हो तो ख़ुद ही साइड पे हो जाए। मिस्टर चैटरिस, ये रॉस्टन के जाने के बाद आया। 1911 से 1917 यही वो हेडमास्टर था जिसने अपनी बीमारी की वजह से मिस्टर चिप्स को रीजॉइन करने की रिक्वेस्ट की थी। 1917 से लेकर आगे कोई हेड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि 1917 टू 18 कायम मकाम हेड मिस्टर चिप्स रहा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और उस वक्त इदारे ने मुनासिब ना समझा कि कोई नया हेड जो है वो लाकर बिठाया जाए, तो मिस्टर चिप्स को ही कंटिन्यू करवाया गया। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब ओवर हुई, मिस्टर चिप्स ने रिज़ाइन कर दिया, तो कार्ट राइट नामी एक शख्स हेड बना। 1918 से लेकर आगे 1933 जब चिप्स की डेथ हुई तो उस वक्त भी यही हेडमास्टर था, इसलिए मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, क्योंकि ये 1933 अगर लिख दिए जाते इसका मतलब ये है कि वो उसका हेडशिप वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। ख़त्म नहीं हुई, जब नावल ख़त्म हुआ तो ही वाज स्टिल द हेड मास्टर ऑफ दैट स्कूल। अब चैप्टर 1 की तरफ आएँ। चैप्टर 1 का थोड़ा सा पार्ट आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लेक्चर पहले तवील हो जाएगा हमारा, इसमें काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन करने वाली अभी बातें हैं। तो चैप्टर 1, कितने चैप्टर्स हैं इस नावल में? 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ तवील हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ एक पेज से भी कम है। आप चैप्टर 8 जो आप देखेंगे वो एक पेज से भी कम है। इस तरह और काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कि 1.5 पेज के हैं। तो बिल्कुल आप समझ लें कि एवरेज जो है ये आपकी आम जो बुक 2 और बुक 1 जो आपने पढ़ी है उसी के बराबर ही टेक्स्ट इसमें होगा। तो इसमें इसकी तवालत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेंगे, इसमें जब कहानी स्टार्ट होती है उस वक्त मिस्टर चिप्स बहुत बूढ़ा शख्स है, और ये गालिबन स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो 1928 से 1930 के दरमियान का कहीं वक्त है। एग्जैक्ट ईयर यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन गालिबन 1918 से 28 इस दरमियान ये ईयर्स हैं, और उसको यानी बिल्कुल वो अपनी डेथ के करीब पहुँचा हुआ है। 1933 में उसकी डेथ हुई थी, 1933 में वफ़ात पाई थी उसने, तो उस वक्त के करीब कहीं वक्त है। तो फिर स्टोरी कैसे चलेगी? 3 साल की स्टोरी है? नहीं, सारी उसकी यादों के ज़रिए उसके माइंड की खिड़की से पूरा नावल हम देखेंगे। उसकी सारी ज़िंदगी के जो फ्लैश बैक है, जो हाइंड साइट से हम देखेंगे उसको, यानी कि उसको
समझ लें कि यादों के ज़रिए से, यादों की ऐनक से हम देखेंगे, मिस्टर चिप्स की अपनी यादों की ऐनक से हम स्टोरी को देखेंगे। तब यहाँ से बहरहाल अब जो शुरू होता है तो ये बताया गया है कि वो काफ़ी बूढ़ा शख्स है। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेट ऑन का मतलब होता है बूढ़ा होना, गेट ओल्ड ये मुहावरा है। इन ईयर्स ये रिडेंडेंट एक्सप्रेशन है, ना भी लिखा जाता तो गेट ऑन को बताते खुद मतलब बूढ़ा होना, ये फ्रेजल वर्ब है एक, ये आपके काम की चीज़ हो सकती है। गेट ऑन फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, गेट ओल्ड, टू बिकम ओल्ड। इन ईयर्स जाहिर है जब बूढ़ा होता है तो इंसान उम्र की वजह से ही होता है। जब आप बूढ़े हो रहे हों लेकिन शर्त ये है कि बीमार ना हो, तो फिर क्या होता है, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, तो बाज़ औक़ात आपको नींद बहुत आने लग जाती है, गनूदगी छा जाती है आप पर। एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस लैंडस्केप, और वक्त यूं गुज़रता है। अब देखें आवर्स, इसका वक्त ही हम तर्जमा करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि घंटे इस तरह गुजरते हैं, पर वक्त इतनी सुस्त रफ्तारी से गुजरता है जिस तरह के एक इंतहाई सुस्त और काहिल चंद मवेशी, बल्कि एक नहीं कह सकते हम, कैटल जो है ना वो जमा होता है, चंद इंतहाई सुस्त और काहिल किस्म के मवेशी जो कि एक वसी खित्ता ज़मीन पर से गुज़र रहे हों। इमेजिन करने की बात है इसमें थोड़ा सा, कि इमेजिन करें बहुत वसी लश ग्रीन फील्ड है, ग्रास लैंड है, और उसमें चंद मवेशी चर रहे हैं और इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कभी चरने लग जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इस तरह वक्त गुजरता है। ये आजकल आपको भी बखूबी अंदाज़ा होगा कि जब इंसान बिल्कुल फ्री होता है तो वक्त गुजरने का नाम नहीं लेता। तो मिस्टर चिप्स के लिए भी यूं ही था, वो एक्टिविटी कोई ना होने के बराबर थी, कोई सरगर्मी नहीं थी, तो वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजरता था। It was like that for Chips. As the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before the call over. कुछ एहसास यूं ही होता था चिप्स को कि वक्त बहुत सुस्त रवि से गुजर रहा है। जैसे जैसे ऑटम टर्म आगे बढ़ी, प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना, तरक्की करना लफ्ज़ी मतलब हम लेते हैं, लेकिन इसका मतलब लफ्ज़ी वही है, आगे बढ़ना। ऑटम टर्म मौसम ख़ज़ां, टर्म, अब ये एक लेसन जो हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे लेकिन हम इधर आ गए, एंड ऑफ टर्म एक लेसन हमारे बुक 2 में भी है। तो टर्म को मुख्तलिफ़ अंदाज से हर स्कूल जो है ना इंटरप्रेट करता है। कुछ स्कूलों में जो टर्म है वो पूरे एकेडमिक ईयर को ही टर्म बोलते हैं, कुछ में टर्म जो है वो 3 मंथ्स की होती है, कुछ में 6 मंथ्स की होती है। तो तालीमी दौरानिया है टर्म बेसिकली। आप हुकूमत को भी देखें, आप हुकूमत की जो टर्म है वो 5 ईयर्स की होती है, जो कि पहले शाज़ नादिरी पूरी होती थी, अब लेकिन हुकूमतें पूरी कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो टर्म, ऑटम टर्म, ये स्कूल में बात हो रही है कि जब मौसम ख़ज़ां की टर्म जो सितंबर से समर वेकेशन के फ़ौरन बाद स्टार्ट होती है, वो टर्म जूँ जूँ आगे बढ़ रही थी और सर्दियाँ आ रही थीं, दिन छोटे होते जा रहे थे। देखें ना, द डेज शॉर्टनड, जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, तवील हो जाती हैं। टिल, हता कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची, इट वाज एक्चुअली डार्क अनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर। अब देखें 1930s के आसपास भी जो वक्त था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी अभी, और अगर थी भी तो इतनी कॉमन नहीं थी, तो गैस जलाता था रोशनी के लिए। तो वो कहता है कि इट वाज एक्चुअली डार्क अनफ टू लाइट द गैस, गैस जलाने की नौबत आन पहुँचती थी बिफोर द कॉल ओवर। अब ये ब्रुकफील्ड स्कूल किस तरह का था, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ब्रुकफील्ड स्कूल जो था ना वो एक बोर्डिंग स्कूल था, मतलब उसमें तलबा रहते भी थे, बॉयज़ स्कूल था, सिर्फ बॉयज़ ही थे वहाँ पर, गर्ल्स नहीं पढ़ती थी, बच्चियाँ नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल होने से मुराद ये है कि बच्चे हॉस्टल में रहते थे, सारा दिन वहाँ पर तालीम चलती थी और सेकंड शिफ्ट भी एक होती थी। तो जो सेकंड शिफ्ट थी वो शुरू होती होगी कहीं 4-5 बजे, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब दिन छोटे होते चले गए तो इंग्लैंड में जो है वो समर में दिन हमसे, हमारे इलाके से ज़्यादा तवील होते हैं, और इसी तरह विंटर में वहाँ पर दिन हमारे इलाके से भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, हमारे इलाके के दिनों से भी ज़्यादा छोटे दिन वहाँ पर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जैसे जैसे सर्दियाँ आती चली गईं, दिन छोटे होते चले गए, और कॉल ओवर का मतलब है सेकंड शिफ्ट की जब अटेंडेंस होती थी, जब रोल कॉल बोली जाती थी, उनके रोल नंबर जब बोले जाते थे, कॉल ओवर का मतलब रोल नंबर जब बोले जाते थे उनकी अटेंडेंस होती थी। ठीक है, पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सितंबर से शुरू होने वाला तालीमी दौरानिया आगे बढ़ा और मौसम सरमा आना शुरू हुआ, तो दिन
मुख्तसर होते चले गए, हत्ता कि जल्द ही स्कूल में होने वाली हाज़िरी की बेल से पहले ही मिस्टर चिप्स को लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ जाती। अब ये कॉल ओवर कहाँ हो रही, क्या स्कूल में रहता है? ये स्कूल में नहीं रहता, ये स्कूल के सामने एक घर है, वहाँ पर किराए पे ये रहता है, और स्कूल के साथ ही समझ लें एक सड़क का फासला दरमियान में, आमने सामने है ये, और वहाँ पर होने वाली हर एक्टिविटी जो है ना वहाँ पर सुनाई भी देती है, और जो बेल्स हैं वो भी सुनी जा सकती हैं इसके घर। फॉर चिप्स, चिप्स के लिए सॉरी यहाँ पे फॉर जो है कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, किसी पुराने बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह, स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के इशारों की मदद से वक्त का तयन करता था कि क्या वक्त हुआ है। घड़ी को देखने की बजाय वो और इशारे इस्तेमाल करता था। अब देखें, पुराने जो ज़माने में बहरी जहाज़ के कप्तान जब घड़ी नहीं थी तो वो क्या करते होंगे, साए को देखते होंगे दिन में, और रात में सितारों की पोजीशन को देखते होंगे, स्टार्स की पोजीशन को देखकर तयन करते होंगे कि वक्त क्या हुआ है। सिमिलरली यानी इसका मतलब ये है कि घड़ी को देखने की बजाय अगर कोई और तरीका आप वक्त मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको यहाँ पर ये अदबी ज़ुबान में क्या कह रहा है, सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी के इशारों के ज़रिए वक्त का तयन करना, ये चिप्स ऐसा किया करता था। और उसको पुराने ज़माने के बहरी जहाज़ के कप्तान से तशबीह दी गई है, कंपैरिजन किया गया उसको। एग्जैक्टली सिमिली नहीं बोलेंगे इसको, सिमिली के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट हों। हम जब दो इंसानों का आपस में मवाजना करते हैं तो वो जस्ट कंपैरिजन कहलाता है, सिमिली नहीं होती वो। एंड वेल ही माइड, और ऐसा कर सकता था वो, क्यों कैसे कर सकता था? फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो मिसेस विकेट के यहाँ रहता था। यहाँ पे फॉर का मतलब बिकॉज ही है, कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एट मिसेस विकेट्स, मिसेस विकेट के आगे तो कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया, कॉमा आ गया। तो देखें रूल ये है कि जहाँ पर अंडरस्टूड हो कि अपॉस्ट्रोफी कॉमा और एस के बाद क्या आना है, तो वहाँ पर वो नाउन हज़फ कर दिया जाता है और वहाँ से वो स्किप कर दिया जाता है, नहीं लिखा जाता। मिसेस आप देखें लिव्ड एट, तो कहाँ रहा जाता है, घर में रहा जाता है। मिसेस विकेट्स हाउस, ये डन है, अंडरस्टूड है कि मिसेस विकेट्स हाउस ही है, इसलिए वहाँ अंडरस्टूड होने की वजह से इसको यहाँ से मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझा गया। इसी तरह हाउस, चर्च, बेकर्स, स्ट्रीट, आमतौर पे ये स्किप कर दे जाते हैं अल्फाज अगर अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस के बाद आ रहे हो तो, ठीक है जी। तो अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस के बाद आने वाले अल्फाज अगर अंडरस्टूड हैं तो उनको हम स्किप कर सकते हैं। तो वो मिसेस विकेट के यहाँ रहता था, उसके घर में रहता था, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल, जो कि स्कूल से बस सड़क पार ही था। वही मैंने कहा ना, अपोजिट थे, बिल्कुल आमने सामने थे। स्कूल की बेल्स को स्कूल से आने वाले इशारों को वो इस्तेमाल कर सकता था, बआसानी इस्तेमाल कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के सामने ही तो रह रहा था। ही हैड बिन देयर मोर देन अ डेकेड, डेकेड का मतलब अशरा, अशर 10 को बोलते हैं, 10 साल से ज़्यादा का अरसा उसको हो चुका था वहाँ रहते हुए। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, जब से उसने फाइनली आखिरकार 1918 में जब उसने छोड़ी थी, उसके बाद वो यहाँ रह रहा था। देखिए इसलिए मैंने कहा है कि अगर 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि 1928 के बाद का कहीं वक्त था, 1928 से 30 के दरमियान का कहीं वक्त होगा। एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनिश टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट, लैंड लेडी मतलब उसकी मकान मालकन मिसेस विकेट, वो और उसकी मकान मालकन दोनों ब्रुकफील्ड की बेल्स को देखकर अपनी सरगर्मियाँ सेट करते थे। मिसेस विकेट, चिप्स वुड सिंग आउट in that jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it, "You might bring me a cup of tea before prep, will you?" तो मिसेस विकेट से वो क्या, एक एग्जांपल दी गई है, यानी इससे पहले इस यहाँ से जब पढ़ना स्टार्ट किया, इससे पहले लैंड लेडी वाले सेंटेंस तक क्या बताया गया कि उसकी मकान मालकर मिसेस विकेट और मिस्टर चिप्स खुद अपने सारे काम ब्रुकफील्ड की बेल्स को देखकर और सुनकर करते थे। अब उसकी एग्जाम्पल यहाँ दी जा रही है। मिसाल के तौर पर चिप्स गाता हुआ अपनी सुरीली सी आवाज़ में कहता, मिसेस विकेट इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस, जर्की का मतलब शेकी, झटकेदार, मतलब जिस तरह बूढ़ा जो है ना वो बोलते बोलते खांसता भी है और उसमें कमज़ोरी नहाफत भी होती है। हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच, जब फिज़िक्स में जो साइंस के स्टूडेंट्स अगेन उनको समझने के लिए आसानी होगी कि जब साउंड
का जिक्र हम करते हैं तो उसकी कई क्वालिटीज़ होती हैं। उसमें एम्पलीट्यूड होता है, फ्रिक्वेंसी होती है और उसमें पिच भी होती है। पिच इंक्रीज़ करेंगे तो आवाज़ बारीक हो जाएगी। जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, ख़वातीन की आवाज़ की जो पिच है वो कम होती है, ज़्यादा होती है। ख़वातीन की आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है और जितनी भारी आवाज़ होगी मर्दों की आवाज़ जो है उसकी पिच कम होती है। हाई पिच का मतलब बूढ़ा था, नहीफ था, कमज़ोर था, इसलिए उसकी आवाज़ काफ़ी बारीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। हाई पिच्ड वॉइस दैट एड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस, ताजगी और एनर्जी, ठीक है, लाइवलीनेस, एनर्जेटिकनेस, एनर्जी थी उसके अंदर। इन इट यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप। अब देखें, पहले कॉल ओवर का जिक्र हमने ऊपर पढ़ा, उसका मैंने हाजिरी मतलब बताया आपको। यहाँ पर क्या है, प्रेप। प्रेप समझ लें वहाँ पर ज़ीरो पीरियड की तरह था, और उसमें या असेंबली की तरह वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल, इसको बिग हॉल बोलते थे। उसमें तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता था और वहाँ पर उनकी समटाइम अटेंडेंस भी वहीं ले ली जाती थी। तो ये प्रेप की बात ये हो रही है, यानी कि फर्स्ट पीरियड से पहले की जो क्लास होती थी उसको प्रेप बोलते थे। विल यू, क्या प्रेप क्लास से पहले आप मुझे एक चाय दे देंगी? इस तरह कॉल ओवर का कभी जिक्र कर दिया, कभी प्रेप का जिक्र कर दिया, कभी लाइट आउट का जिक्र कर दिया। इस तरह मुख्तलिफ जो बेल्स थी उसके मुताबिक वो अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनको सेट करते थे। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, ये देखें लिखने वाले की खूबसूरती है। इस तरह का एक चैप्टर आपने आई हैव अ ड्रीम पढ़ा था, तो उसमें भी आपने देखा था आई हैव अ ड्रीम, और सेकंड पेज पे जाकर उसने लेट फ्रीडम रिंग, इस तरह की जो ना रेपिटेशंस की थी। तो उन रेपिटेशन का असर क्या था, एक क्वेश्चन भी था उस चैप्टर के अंदर, अगर आपको याद होगा। तो उसमें ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन द चैप्टर। तो रेपिटेशन से क्या असर होता है, एक तो म्यूजिकल इफेक्ट उसके अंदर क्रिएट होता है। म्यूजिक में आपने देखा होगा सॉन्ग के अंदर क्या होता है, चंद अल्फाज रिपीट किए जाते हैं, उनकी रेपिटेशन होती है, तो उससे खूबसूरती होती है। और उससे एक ये कि फिर सेंस के लिहाज से किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करना भी मकसूद होता है। तो व्हेन यू आर गेटिंग ऑन ईयर्स, जब आप बूढ़े हो रहे हो, पहले चैप्टर पहला पैराग्राफ भी ऐसे स्टार्ट हुआ, इधर भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ। इट इज़ नाइस टू सिट बाय द फायर, जब इंसान बूढ़ा हो रहा हो तो आग के पास बैठना अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स सर्दियों में। एंड ड्रिंक कप ऑफ टी, और चाय पीना भी अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे इसलिए कि जो बूढ़े हैं उनका जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म है, जो थर्मोजेनेसिस उनके जिस्म के अंदर चल रही होती है, तमाम अवामिल आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम को बढ़ रहे होते हैं। तो एनर्जी की जो प्रोडक्शन है और जो हीट प्रोडक्शन है वो आम आदमी, जवान आदमी की तरह नहीं होती, इसलिए बूढ़े आदमी जो है ना उनको सर्दी ज़्यादा लगती है। तो आग के पास बैठना और फिर चाय पीना बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा लगता है। एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर, और फिर स्कूल की तरफ से आती हुई घंटियों को सुनना। कोई स्कूल की घंटी डिनर की निशानी दे रही होती है, कोई कॉल ओवर की, हाजिरी की, प्रेप क्लास की। एंड लाइट्स आउट, मैंने कहा ना बोर्डिंग स्कूल था, बच्चे वहाँ पर रह रहे थे। लाइट्स आउट का मतलब ये था कि अब इसके बाद कोई बच्चा जागता हुआ नजर ना आए, इट इज स्लीपिंग टाइम, गो टू बेड। ठीक है, जब इंसान बूढ़ा हो रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है आग के पास बैठा जाए, चाय पी जाए और फिर स्कूल की घंटियों की आवाज़ आ रही हो। इसमें यह भी एक आंसर निकल सकता है कि स्कूल की घंटियाँ बज रही हैं, लेकिन जिस तरह पूरी ज़िंदगी उसकी तकरीबन उसने बिता दी ब्रुकफील्ड स्कूल में, हर घंटे के बाद उसकी भी कोई ना कोई ड्यूटी हुआ करती थी। वो टीचर भी था वहाँ पर और हाउस मास्टर भी था, बाद में जाके हम पढ़ेंगे। हॉस्टल के जो वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बोर्डिंग स्टूडेंट्स थे, उनकी भी किसी न किसी हद तक सुपरविजन इसकी ज़िम्मा थी। तो अब बैठ के सिर्फ वो याद करता था कि किसी ज़माना में इस बेल के बाद मैं ये किया करता था, मैं ये किया, लेकिन अब वो सुकून से बैठा हुआ है। किसी बेल के बाद उसने कोई ज़रूरी काम इस तरह का नहीं करना, कोई ड्यूटी जो है ना वो उसके सर नहीं है, उसके ज़िम्मा नहीं है। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल, आखिरी घंटी के बाद हमेशा वो अपनी घड़ी को चाबी दिया करता था, हालांकि वो घड़ी इस्तेमाल कभी नहीं करता था। वाउंड अप, वाइंड की सेकंड फॉर्म है, वाइंड वाउंड वाउंड, वाउंड अप घड़ी को चाबी देता था आफ्टर द लास्ट बेल। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, फिर वो आग के सामने जाली सी रखता था ताकि उसकी कोई चिंगारी उड़कर उसके बिस्तर पर ना आन पड़े उसकी नींद के दौरान। टर्न आउट द गैस, और गैस ज़रा धीमी कर देता। एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड, डिटेक्टिव जासूसी नावल एक लेकर बिस्तर पे लेट जाता। जासूसी नावल कौन से होते हैं, कभी CID देखा हो आपने,
ज़रूर देखा होगा आपने कोई एपिसोड इसका, क्योंकि हज़ारों तो उसके एपिसोड्स हैं अनगिनत। तो उसमें आप देखते हैं क्या होता है, डिटेक्शन। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, खोज लगाना। खून होता है, उसके पीछे खोज लगाने वाले आते हैं, इंस्पेक्टर दया आता है, अभिजीत आता है, ठीक है। उसके बाद एक जादुई थप्पड़ होता है। वो थप्पड़ इतना मैजिकल है कि जितना भी बड़ा मुजरिम हो, उस थप्पड़ के बाद, एक तो वो जंगल में हो, चाहे दरिया में हो, चाहे किसी और मुल्क में हो, उस थप्पड़ के फ़ौरन बाद वो उनके दफ्तर में बैठा होता है और इकरार जुर्म कर रहा होता है। तो ये एक मतलब आपको समझाने के लिए मैंने हवाला दिया सीआईडी का। तो इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं उनको डिटेक्टिव स्टोरीज़ बोलते हैं। तो ये आम तौर पे बूढ़े तो नहीं पढ़ते, लेकिन इसका शौक़ था इस तरह का कुछ, ये डिटेक्टिव नावल पढ़ा करता था। रेयरली, अब ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था सेल्डम, द डाइंग सन में उसका ये सिनोनिम था। शाज़ु नादिर, बहुत कम ऐसा होता था, बहुत कम, ना होने के बराबर। डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली। एक पेज ही पढ़ता था, बहुत कम ऐसा होता था कि एक पेज से कभी ज़्यादा पढ़ा हो, कि एक सफ़ा पढ़ते ही उसको नींद आ जाती थी। शायद वो बुक लेके लेटता ही इसलिए था कि नींद ज़रा आसानी से आ जाए। ये भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, नींद ना आ रही हो तो कोई किताब लेके लेट जाएं, ज़रूर नींद फ़ौरन आ जाएगी आपको। तो पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, तेज़ी से, अचानक नींद का गलबा हो जाता और वह सो जाता। मोर, अच्छा ये खूबसूरत यहाँ पर एक ममासला दी गई है, कैसे सो जाता। लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। उसकी नींद की वादी में जाना, पहले जागता था, जाग रहा होता, फिर नींद की वादी में चला जाता। तो ये जो एंट्री है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए बड़ी खूबसूरत उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मिस्टिक, लाइक अ मिस्टिक, एक सूफ़ी की तरह। ये जो चेंज होता, ये तब्दीली जो होती, कैसी होती, जिस तरह के एक सूफ़ी। इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग उर्दू में अदराक को बोलते हैं। इंटेंसिफाइंग, शिद्दत इख्तियार कर जाना। अब देखें, मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन, कि एक सूफ़ी है, मुराकबे में है, गहरे मेडिटेशन में है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। कभी आपने देखा हो इमेज इस तरह का, कोई सूफ़ी है जो कि आंखें बंद करके बैठा हुआ है, और अचानक उसकी परसेप्शन में, उसके जिस चीज़ पर गौर व खौज़ कर रहा है, मुराकबा कर रहा है, जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में उसकी जो परसेप्शन है उसमें इंटेंसिटी आ जाती है। इस तरह उसकी नींद में एंट्री थी। इसको मैं आसान अल्फाज में बता दूंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो उसने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है उसका क्या मतलब है। जिस तरह एक सूफ़ी होता है, वो अपने मुराकबे में बैठा हो और उसके इदराक में शिद्दत आ जाए, उसकी समझ बूझ में ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ज़रा ज़्यादा शफाफियत आ जाए। देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड, उसकी नींद में जाना ऐसा नहीं था कि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया। अब देखिए, आम इंसान कैसे सोता है, जागते हुए उसकी एक्टिविटीज़ और होती हैं, सोते हुए बस वो ख्वाबों में गुम हो जाता है, और उसकी दिन की सरगर्मियाँ आम तौर पर उसके ख्वाबों में कभी नमूदार हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती हैं। वो एक अलग किस्म के ख्वाब हम देखते हैं ज़्यादातर। लेकिन इसकी जागती और सोती हुई दुनिया एक ही थी। बस जागते हुए ये है कि कभी कभार कोई बेल हो जाती, मिसेस विकेट की आवाज़ आ जाती, तो इस तरह कोई डिस्टर्बेंस हो जाती। देखिए ना, मिसाल के तौर पर वो सोच रहा है अपने माजी के बारे में कि कैसे उसने पहली क्लास ली अपनी। मिसाल के तौर पर सोचें, ज़रा इमेजिन करें कि मिस्टर चिप्स सोच रहा है कि एक दिन था कि वो पहले दिन क्लास में गया था। अब उसके बारे में सोच रहा है, अचानक घंटी की आवाज़ आती है और वो ख्यालों से बाहर निकल आता है। लेकिन नींद में ऐसा कुछ नहीं होता। नींद में हर तरफ खामोशी होती है, सुकूत होता है, सुकून होता है, और कोई डिस्टर्बेंस किसी किस्म की नहीं होती। इसलिए अब यहाँ पे उसकी परसेप्शन में, उसके ख्वाबों और यादों की परसेप्शन में इंटेंसिटी आ जाती है, और उसको मिस्टिक इंटेंसिटी कहा गया। यहाँ पर जैसे तशबीह दे दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे वही मेरी बात की ख़ास तौर पे यहाँ पे एक वैलिडेट भी किया जा रहा है कि फॉर हिज डेज़ एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उसके तो दिन रात ख्वाबों से ही भरे पड़े थे। लेकिन दिन में कभी ख्वाबों में डिस्टर्बेंस आ जाती है, लेकिन नींद में जब चला जाता तो फिर उन ख्वाबों की परसेप्शन में इंटेंसिटी आ जाती थी, फिर कोई डिस्टर्ब करने वाला उसको नहीं होता था। अब जो सिनोनिम्स हैं उनको थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। जो क्वेश्चंस हैं, एज यूजुअल मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में एक दफ़ा देख लिया करें। जो क्वेश्चंस उस चैप्टर में से
या उस पार्ट में से जो लेक्चर में हमने पढ़ा, डिस्कस किया, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में अपीयर हो चुके होते हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में स्टेट किए होते हैं। और फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको मालूम है उसका मैं टेस्ट भी बनाता हूँ और उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लिया करेंगे दफ़ा। तो पहला सिनोनिम हमने देखा लेज़ी कैटल हमने देखा था। तो लेज़ी के लिए सिनोनिम ये पहले भी हम पढ़ लिया था, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में हमने पढ़ा था, आइडल, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, वर्क शाय एंड सो ऑन। लैंडस्केप एक खित्ता ज़मीन को कहा गया। सीनरी, कंट्री साइड, टोपोग्राफी, कंट्री, लैंड, टेरेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी, देखते हैं यहाँ पर किसके सिनोनिम है। ये हमारे पास सिग्नल, ठीक है, यहाँ पर भी ये सिग्नल ही है। नेक्स्ट जो है ना, ये दोनों सेंसेस एक ही वर्ड के हैं, सिग्नल। तो इसको ज़रा क्लियर कर लें कि यहाँ पर सिग्नल है, ये नाउन है। सिग्नल्स ऑफ द पास्ट का जब जिक्र किया गया था ये वो है। सिग्नल्स ऑफ पास्ट, तब इसमें क्या क्या है जनाब, इंडिकेशन, साइन, सिम्टम, हिंट, पॉइंटर, सजेशन और इंटीमेशन। और इसका ये सेंस भी यहाँ पे जस्टिफाई किया जा सकता है, क्यू, प्रॉम्प्ट, ओकेजन, ग्रीन लाइट। देखिए ना, ये क्यू क्या था, क्यू आपने फर्स्ट ईयर में पेयर्स ऑफ वर्ड्स में ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें आपने ये देखा था कि क्यू जो इशारे को बोलते हैं। हाँ, जो एक्टर्स हैं ना, कभी शूटिंग होती हुई आपने देखी है, उसमें होता है कट, एक्शन, इस तरह के जो वो सिग्नल्स होते हैं, तो ये इनको क्यूज़ बोलते हैं, इशारा। तो जो बेल होती थी वो क्यू होता था कि आप इतना टाइम हो गया, अब आप ये कर लें, चाय पी लें, अब आप सो जाएं, वगैरह वगैरह। प्रॉम्प्ट, ओकेजन, ग्रीन लाइट वगैरह। ओके, जर्की, उसकी आवाज़ के बारे में जर्की का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कन्वर्सिव, स्पैस्मोडिक, फिटफुल, ट्विची, प्रॉक्सिज्मल, शेकिंग, शेकी, ट्रेमुलस एंड सो ऑन। लाइवली, लाइवली को लफ्ज़ हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है, स्प्राइटलीनेस, गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस। एंड पे देखें ज़रा, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ स्प्राइटलीनेस। तो स्प्राइटली का, चूँकि ये इतना ज़्यादा कॉमन वर्ड नहीं है स्प्राइटली, इसका सिनोनिम अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे मैंने लाइवली का लिख दिए। तो जो लाइवली के सिनोनिम्स हैं वो सारे के सारे स्प्राइटली के हैं, और उसके अगर नाउन बन सकता है तो हम नाउन बनाएंगे उसके। एनर्जेटिक को हम एनर्जी बोल देंगे वहाँ पर जाकर, सिर्फ इसके लाइवली के देख लें, एनर्जेटिक, एक्टिव, एनिमेटेड, विगरस एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है जी वो है साउंड, बेल्स, साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर एंड सो ऑन। अब ये साउंड के लिए मैंने ये सिनोनिम आपको यहाँ पे दिया है। साउंड एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, साउंड एज अ वर्ब, लिसनिंग टू द बेल्स, साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर, प्रेप एंड सो ऑन। इसके लिए अटर, एक्सप्रेस, वॉइस, स्पीक, प्रोनाउंस, डिक्लेयर, अनाउंस, डिलीवर। स्विफ्टली, नींद के बारे में हमने पढ़ा ना, स्विफ्टली, स्लीप केम स्विफ्टली लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन। स्विफ्टली का क्या है, तेजी से, क्विकली, रैपिडली, फास्ट, स्पीडली, ब्रिस्कली एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखें जी, मिस्टिक या मिस्टिकल एक ही बात है। एडजेक्टिव है स्पिरिचुअल, रिलीजियस, सूफी मैंने कहा ना उर्दू में। ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंट, पैरानॉर्मल। इंटेंसिफाई, मिस्टिक इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाई शदीद कर देना, शिद्दत बढ़ा देना। एस्केलेट, स्टेप अप, बूस्ट, इंक्रीज, रेज, शार्पन, स्ट्रेंथन, ऑगमेंट, ऐड टू, कॉन्सेंट्रेट, रीइंफोर्स एंड सो ऑन। इंटेंसिफाइंग ऑफ वर्ड, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा, समझ बूझ, डिसर्नमेंट, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, रियलाइजेशन, कॉग्निजेंस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट, ग्रास्प, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा तवील हो गया। इसमें कोई गैर ज़रूरी बात हमने नहीं की, सारी बातें जो थीं वो हमारे रेलेवेंट थीं और ज़रूरी थीं। तो मैं रिपीट करता हूँ ये बात कि जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़रूर देख लिया करें, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैं स्टेट कर देता हूँ, लिख के आपको दे देता हूँ जो पास्ट पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।